नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। तो बच्चों, जैसा कि हमने पीछे की कई वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना होगा, उसके बाद अब हम आगे नए पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे बच्चों। जैसा कि सिंधु सभ्यता के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। पीछे की 3 वीडियो हमने कंप्लीट की हैं, 2 या 3 वीडियो हमने पीछे की कंप्लीट कर ली हैं और इन तीनों वीडियो में आप जाकर के जरूर देखें। उसके बाद ये चौथी वीडियो आपके सामने पढ़ने वाली है मेरे बच्चों। तो फिर जैसा कि पीछे के हमने पढ़ा और जाना, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने प्रारंभ करने वाले हैं और ये टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के बाद नई सभ्यता के बारे में कल से नए टॉपिक के बारे में पढ़ने शुरू करेंगे, वो होगी वैदिक सभ्यता। बच्चों, जैसा कि आप जहां भी होंगे, जैसी भी होंगे, जानदार, बढ़िया, शानदार और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप जिस जगह पर होंगे, जहां जैसे भी होंगे, आपके साथ आपका आचरण ऐसा हो कि आपके साथ में जो भी माताएं बहनें और मेरी जो भी माताएं या बहनें जो भी आपके साथ जुड़ी हों, वो अपने आप को महफूज और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ऐसा आपका आचरण होगा। मानता हूं कि जैसे कि विविधताएं भारत के अंदर चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, उसमें आपको अपने आचरण को दोनों तरीके से दोनों लोगों को समझ के रखना है और अपने चारित्रिक जीवन को आगे धीरे धीरे बढ़ाकर चलना है मेरे बच्चों। चलो इस बात को खत्म करते हैं, नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बड़ा शानदार और जानदार टॉपिक है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलिएगा और अपनी बाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और इस चैनल को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करें और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जिनको बड़ी आवश्यकता है और चीज़ों के साथ जुड़ने की जरूरत है और कुछ सीखने की लालसा है, अभिलाषा है। वो विद्यार्थी, वो व्यक्ति हमसे जरूर जुड़ें और अपने इस वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे से लूसेंट की बुक का पूरा निचोड़ अपने नोट्स में लिख लें और उसको समग्र एक अध्ययन के रूप में बड़ा ग्रंथ इसको बनाएं और धीरे धीरे सारे पॉइंट, सारे फैक्ट को आप नोट करते रहिएगा, चीज़ों को बनाते रहिएगा। आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ही काम आने वाली ये सारी चीज़ें हैं। सुना है कि आने वाले समय में एसएससी जीडी की काफ़ी अच्छी भर्ती निकलने वाली है, तो एसएससी जीडी में इस टॉपिक से, यहाँ से, इस चैप्टर से, इस बुक से बहुत सारे प्रश्न आपको प्राप्त होंगे, मिलेंगे और जीएस एक वेटेज, आपका अच्छा वेटेज रहता है पढ़ाई के माध्यम से। आप लगे रहिए, लगातार चीज़ों के साथ जुड़े रहिए। आपका किसी भी एग्जाम का कोई भी पेपर होगा, आपके साथ जुड़े रहेंगे। यहाँ पुलिस का एग्जाम तो खत्म हो गया, 31 तारीख को लास्ट एग्जाम होगा बच्चों का। उसके बाद बच्चे पुलिस में थोड़ा निराशा या जिनका पेपर उनके हिसाब से सही नहीं हो पाया, वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं जीडी की तरफ भागेंगे और एसएससी जीडी एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन नौकरी है। पुलिस और ये दोनों नौकरियों की मैं तुलना नहीं करना चाहता, मैं बता रहा हूं ये अच्छी नौकरियों में से एक नौकरियां हैं। आप तैयारी में लगे रहिए, जुड़े रहिए और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक दिन आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी बहुत सारे बच्चों को आज से, आगे से और हमेशा ही चीज़ों के साथ जोड़ करके और बहुत ही समग्र अध्ययन करने को प्राप्त होगा मेरे विद्यार्थियों। चलो ज़्यादा बात ना करते, टॉपिक की बात करते। पीछे अपने सिंधु सभ्यता के बारे में सीखा और जाना सिंधु सभ्यता किस प्रकार से रही होगी और कैसे लोगों ने जीवन यापन किया होगा। सिंधु सभ्यता, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, ऐसे कई लोगों के द्वारा हमने काफी इसके बारे में समग्र अध्ययन किया। आज थोड़ा सा रिवीजन भी चलेगा और हम बचे हुए टॉपिक को खत्म भी करने वाले हैं। तो फिर जैसा कि आपको पता है कि लोथल और ऐसी कई जगह हैं जहां से हमें विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे कालीबंगन हुआ, लोथल हुआ, सुतकोदा हुआ और ऐसी कई ऐसी जगह, 6 ऐसे स्थल थे जहां पूरा स्थल, जो कि बड़े स्थल माने जाते थे, विशेष अन्नागार के रूप में, और उसी के अंदर हम कहें तो इस अन्नागार के रूप में, जिसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में पीछे की वीडियो हमने वर्णन किया मेरे बच्चों। इतिहास आपको दर्शाता है, आपका जीवन, चारित्रिक जीवन को उस जीवन से जोड़ता है इतिहास जहां से आपने चीजों को शुरू किया है। और इस सभ्यता, इतिहास की एक ऐसी सभ्यता जो कि समग्र जीवन में जब आपकी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती हैं तो आप पीछे की चीजों का जोड़ करके अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला सकते हैं। कैसे मानव ने पत्थरों का आविष्कार, पत्थरों के औजार, आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार करके अपने जीवन को चलाना प्रारंभ किया था। मानव ने फिर ऐसी कई चीजें बना डाली, उन्होंने कई ऐसे कारखाने भी खोले जिसको एक कारखाने के रूप में हमें प्राप्त होता है और आपको मन के बनाने के कारखाने के बारे में साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। पीछे हमने कई वीडियो के माध्यम से सीखा और जाना, हमने पता किया कि कहीं ना कहीं आग का आविष्कार हुआ। मानव शिकारी था, अभी भी शिकारी है और हमेशा शिकारी ही रहेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी का शिकार करता रहेगा। मानव शिकारी सिंधु सभ्यता में भी था, हड़प्पा सभ्यता और नगरी सभ्यता, आगे की सभ्यता और अभी जो सभ्यता चल रही वर्तमान समय की सभ्यता में आदमी हमेशा शिकारी रहेगा। तब जानवरों का शिकार मनुष्य करता था। बच्चों मेरे,
आज मनुष्य मनुष्य का शिकार कर लेता है। ये ध्यान रखना, हर जगह अच्छा व्यक्ति नहीं बैठा है, कहीं ना कहीं जानवर के रूप में ऐसे भेड़िए बैठे हुए हैं जो आपकी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए तैयार है। बच के रहिएगा, संभल के रहिएगा। चलो वापस टॉपिक में लौट के आते हैं। ऐसी सभ्यताएं हमने पढ़ी, इनके बारे में जाना और बारी बारी से बहुत सारे फैक्ट को सीखा और जान पाए थे नगरी सभ्यता में किस तरीके से घर बने हुए थे, इन घरों की ईंटें किस प्रकार से थी, माप तौल की व्यवस्था कैसी थी, 16 के अनुपात में माप किया करते थे और ईंटें कितनी लंबी कितनी चौड़ी हुआ करती थी, और अन्नागार उसके अंदर हम आपसे कहें स्नानागार, ऐसे कई ऐसी इमारतें और कई ऐसे पुरास्थल प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होने के साक्ष्य प्रमाण होते हैं और हम जान पाते हैं कैसे जीवन चलित रहा होगा। मेरे बच्चों, सिंधु सभ्यता कई सभ्यताओं को लेकर के चल रही थी। कहीं ना कहीं हमने जौ और गेहूं के साक्ष्य भी प्राप्त किए, कहीं ना कहीं हमने चावल के भी साक्ष्य प्राप्त किए। हमने जाना कि उस समय की सभ्यता किस प्रकार से कृषि पर निर्भर होने लगी थी। धीरे धीरे सभ्यता में जब विकास हुआ तो घरों के बनाने के स्ट्रक्चर बदले और ग्रिड पद्धति के अनुसार घरों को बनाने की प्रक्रिया में परिवर्तन लाए और ग्रिड पद्धति के अनुसार घरों को बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। सैंदववासी कहते थे, सैंदववासी का सिस्टम था कि कुछ ऐसी जगह भी प्राप्त हुई जहां से लोगों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की तरफ खुलते थे, लेकिन कुछ ऐसी सभ्यताएं जिनके दरवाजे और खिड़कियां पीछे की तरफ खुलती थी, सड़क की ओर खुलते नहीं थे। मेरे बच्चों, हम पूरे टॉपिक ना बोल करके केवल फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कि पीछे की वीडियो आप देख करके अपने पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और ये लूसेंट की बुक के एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट निकाल करके प्रश्नों के रूप में हमने इस बोर्ड पे लिखे हैं। स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन स्मार्ट टीचर आपके साथ जुड़ा हुआ है और लगातार आप बने रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। उम्मीद है कि आप आज बहुत बेहतरीन टॉपिक सीख के जाने वाले हैं मेरे बच्चों। तो रिवीजन में आपका बताए हम पीछे कि बहुत पीछे की बात बताए तो हमने वेद सीखे और वेद पुराणों के बारे में जानकारी इकट्ठी की। 18 पुराण थे, पुराणों की संख्याएं और मूल तय किस प्रकार से हमें पुराणों से किसकी खोज क्या क्या हमें प्राप्त हुआ, ऐसी कई चीज़ें हमने सीखी और हमने जानी। उसके बाद हम सिंधु सभ्यता की तरफ टकरा के रुक गए और सिंधु सभ्यता में 3 वीडियो हमने कंप्लीट करने के बाद चौथी वीडियो की तरफ काम कर रहे हैं मेरे बच्चों। सिंधु सभ्यता हमें रहने की व्यवस्था को दर्शाती बताती है और कैसे लोग रहा करते थे, किस प्रकार के उनका जीवन चलता था, ये सिंधु सभ्यता से परिचित हुए और हम जान पाए हैं मेरे बच्चों। शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता का अगला पॉइंट। यहाँ के लोग बड़े मजेदार लोग रहे होंगे, बड़े अच्छे लोग रहे होंगे, मजेदार लोग रहे, क्योंकि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं उनका कोई ना कोई मनोरंजन का साधन भी रहा होगा। मनुष्य अपने समय को काटने के लिए, मनुष्य अपने जीवन को चलाने के लिए, मनुष्य उस समय को व्यतीत करने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने समय को धीरे धीरे व्यक्त करने के लिए मेरे बच्चों, उस समय का जो मानव था, उस समय की जो सभ्यता थी, सैंदववासी सभ्यता, मनोरंजन के लिए मछलियों को पकड़ती थी। शुरुआत से ही हमने आपको बताया कि सैंदववासी जो सभ्यता थी, ये सभ्यता शिकारी सभ्यता के रूप में रही है मेरे बच्चों। इस सभ्यता को शिकारी सभ्यता भी कहा गया है। सैंदववासी लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे और शिकार भी करते थे। क्या करते थे मेरे बच्चों? शिकार करते थे। आगे बताएं, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाया भी करते थे। ये लोग, सैंदववासी लोग, अपने मनोरंजन के साधन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपनी खुशियों के लिए पक्षियों को भी लड़ा दिया करते थे मेरे बच्चों। तो लिख देंगे आप लोग टॉपिक में कि पक्षियों को भी लड़ाने का आपस में काम करते थे कौन? सैंदववासी लोग। आगे बताएं कि सैंदववासी मनोरंजन के लिए कहीं ना कहीं चौपड़ का भी उपयोग करते थे, और चौपड़ न कहकर आप इसको पासा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पासा। पासा जानते हो? आज के दिन में, आज के दौर में जो पासा लूडो के रूप में होता है, लेकिन पहले पासा अलग रूप से था। उस पासा का उपयोग करते थे और अपना समय व्यतीत करते थे मेरे बच्चों। इन सभी साधनों का प्रयोग करते थे अपने समय को बिताने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने खुशियों के लिए। और सोचिए, अब आप मेरी बात थोड़ी दिमाग में डालिएगा, उस समय की सभ्यता कितनी विकसित होगी सोचो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मनोरंजन के लिए आपस में अकेले, मेरे हिसाब से तो कोई खेल नहीं खेल सकता। अर्थात मनोरंजन तो तभी करेंगे जब कोई और भी साथ में होगा। अर्थात आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं उस समय की सभ्यता आपस में कितनी मिलजुल कर रहती होगी। आप नोट डाल के कई फैक्ट बना लीजिएगा। उस समय की सभ्यता में धीरे धीरे विकास होता गया और विकसित होने के बाद सभ्यता मिलजुल कर रहने लगी। आपको के सर ये कैसे हो गया? क्योंकि जब ये मछलियां पकड़ेंगे, शिकार करेंगे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाएंगे और पाशा खेलेंगे, क्या ये अकेले बैठ के कर लेंगे? नहीं मेरे बच्चों।
इन्हें किसी न किसी की आवश्यकता होगी, अर्थात जब लोग जुड़ के बैठे होंगे तो ये समझ लीजिए आप, ये लोग ग्रुप में रहना प्रारंभ कर दिए होंगे, साक्षात साथ साथ रहना प्रारंभ कर दिए होंगे, एक दूसरे की भावनाओं को भी समझना शुरू कर दिया होगा मेरे बच्चों। अब सोचिए तो उस समय की सभ्यता में और इस समय की सभ्यता में क्या परिवर्तन रहा, अभी बताते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पासा खेलना और मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, ये इनके मुख्य कार्य हुआ करते थे मेरे बच्चों। आगे बात करें, सिंधु सभ्यता के लोग, उस समय के लोग चित्रकारी भी पसंद थे उन लोगों को। उस समय के लोग चित्रकारी भी करते थे, क्योंकि काले रंग से चित्रकारी करके लाल कलर की, किस कलर की मेरे बच्चों, लाल कलर की मिट्टी के बर्तन बनाते थे मेरे बच्चों। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपसे बात कर रहे हैं, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से चित्रकारी करके लाल मिट्टी के क्या बना देते थे, बर्तन बनाते थे मेरे बच्चों। आपसे क्वेश्चन बनेगा, क्या सर इस समय मिट्टी के बर्तन का भी मिश्रण था? बिल्कुल सही बात, क्योंकि हमने पीछे के टॉपिक में जाना है कि एक का पूरा के पूरा कारखाने ही प्राप्त हुए हैं, किसके, किसको बनाने के, मन के बनाने के। तो समझिए आप कितना विकसित मानव रहा होगा मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, चित्रकारी करके लाल मिट्टी के, लाल मिट्टी से, कौन सी मिट्टी से, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आगे बात करें, लेकिन एक मुख्य बिंदु आप नोट करके लिख लीजिएगा, इस समय के लोगों को किसी न किसी प्रकार से तलवारों का परिचय नहीं था मेरे बच्चों। सैंदबबाशी तलवार से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन बनेगा सर ये कैसे हो गया, है ना, आपके प्रश्न बनेंगे कि सर उस समय का जो मानव था वो सैंदबबाशियों को किसी न किसी रूप से तलवारों का परिचय क्यों नहीं हो पाया, तलवार से परिचित क्यों नहीं थे। क्वेश्चन बनेगा ना दिमाग में। हम उसका जवाब यही आपको तुरंत की तुरंत देंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं, कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मिल रही है, कहीं ना कहीं चूड़ियां मिल रही हैं, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में घर मिल रहे हैं, अनाज मिल रहे हैं, तत्व कोई ना कोई मिल रहे हैं, सिक्के भी एक दो मिल चुके होंगे, है ना। लेकिन मेरे बच्चों हमने अभी तक तलवार का जिक्र नहीं किया। आपसे कहें कि सिंधु सभ्यता के समय सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि उस समय तलवार का किसी न किसी रूप में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, कालीबंगन हड़प्पा कालीन स्थल था। बिल्कुल सही बात है, हम भी जाने और आप भी जानेंगे। जो कालीबंगन था वो हड़प्पा कालीन स्थल था, बिल्कुल सही जवाब है सर। लेकिन इसका जो निचला शहर था, कौन सा शहर, निचला, इसमें कई तरीके के वर्ग के लोग रहते थे। ऊपरी हिस्से में बड़े लोग, व्यापारी लोग, बड़े लोग, अच्छे लोग रहा करते। ये लूसेंट की बुक में नहीं लिखा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। ऊपर के हिस्से में जो लोग रहते थे वो व्यापारी वर्ग के लोग रहते थे। निचले सिरे में, निचले हिस्से में जो लोग रहते थे वो सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। और जहां सामान्य वर्ग के लोग रहते थे उनकी चारों तरफ घेरा था। क्या था, घेरा। आगे देखेंगे जरा मेरे बच्चों, मेरी बात समझना। कालीबंगन आपको पता है कि हड़प्पा स्थल था, जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए किले के रूप से घिरा हुआ था मेरे बच्चों। कैसे था वो, किले के रूप में घिरा हुआ था, अर्थात मैं कह सकता हूं किलों से घिरा था, किलों से। समझ गए। आगे पॉइंट बनेगा आपका, जो कालीबंगन कब से हम कर रहे हैं। कालीबंगन का मतलब होता है, कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां। देखो यहां लिखा है काली, और आप कर दीजिए बंगल, कालीबंगन। बंगल बनेगा बेंगल से, और काली तो है ही भैया ब्लैक, और ब्लैक बंगल मतलब चूड़ी, मतलब काली चूड़ी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत के जुते हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेरे बच्चों। यहां से, कहां से, कालीबंगन से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रमाण, प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपसे कहें कहीं ना कहीं इस सभ्यता के लोगों के द्वारा खेतों को जोता जाता होगा, और खेतों को जोत करके अन्न या खाद्यान्न की व्यवस्था की जाती होगी। कुल मिला के कह रहे कि कृषि उत्पादन होता होगा। और जब कृषि होती होगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मनुष्य को अपने जीवन को चलाने के लिए बड़ी सरलता हो रही होगी, क्योंकि वो कृषि संबंधित व्यक्ति हो चुके थे और कृषि करना उन्हें पसंद था मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, पसंद था या नहीं था, लेकिन उस समय के लोग खेती करना शुरू कर चुके थे। यहां से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए। किसके, अग्नि पूजा के।
और जोते जाने के, किसको जोते जाने के, किसको जोता जाएगा, खेतों को जोता जाएगा मेरे बच्चों। चलो पॉइंट की बात करेंगे कि कालीबंगन के बाद हम गए, उसी समय में अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और समय लोग अग्नि पूजा करते थे। अब देखिए प्रकृति ने, नेचर ने एक चीज और आपको दे दी, हम पीछे से सीखे हैं अग्नि पूजा, अभी सीखा अग्नि पूजा, अभी बताया हमने आपको, फिर हमने वायु पूजा है ना, पृथ्वी पूजा, वृक्ष पूजा है ना, पशु पूजा, ये सारी चीजें नेचर से रिलेटिव हैं, क्योंकि आपने पीछे के टॉपिक में पढ़ा था पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके चारों तरफ कई गेंडे के और कई ना हाथी के इस प्रकार से चित्र अंकन हुए प्राप्त हुए हैं मेरे बच्चों। और एक और आपको मूर्ति प्राप्त हुई है जिसपे जो कि मूर्ति का आकार, जो चित्र प्राप्त हुआ है, उस चित्र का जो रूप है वो चतुर्भुजाकार मोहर पर प्राप्त हुई है मेरे बच्चों। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे चतुर्भुजाकार रूप मोहर में, मोहर के ऊपर किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगी मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो खेतों को जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रमाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उस समय का लोग नेचर से बहुत प्यार करता था, क्योंकि हमने जाना अग्नि पूजा, वायु पूजा वैदिक की तरह से, और हम आपको बताएं पृथ्वी पूजा, और हम आपको बताएं पशु पूजा, और हम आपको बताएं वृक्ष पूजा। इन सभी की जीवन को चलाने के लिए ये मुख्य आधार हैं। इसके बिना ना जीवन चल सकता है और ना ही इसकी कल्पना की जा सकती, क्योंकि यही एक चीज थी जिसके बारे में जान पाए। हमने आपको कल भी बताया था, आज भी हम आपको बता रहे, इन सभी की जो खोजें हुई हैं, वो जिनके बारे में जान पाए हैं, वो सिंधु सभ्यता का एक मुख्य भाग रहा है। और सिंधु सभ्यता की खोज करते समय हमने किन ऐसे इन चीजों के बारे में कैसे प्रमाणित कर दिया, ये वस्तु, ये चीज उस समय की रही, क्योंकि उस समय हमने एक नई पद्धति अपनाई थी, जिसको नाम दिया था कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग C14 के अनुसार किया गया था, और इस कार्बन डेटिंग को सर्वप्रथम बनाने वाले इसको देने वाले जो व्यक्ति थे, जो वैज्ञानिक थे, वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहां के थे, अमेरिका के। अब आप कमेंट बॉक्स में दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, उन वैज्ञानिक जी का नाम क्या था जिन्होंने कार्बन 14 विधि को दिया था मेरे बच्चों। चलो बड़ा अच्छा लग रहा होगा। आज टॉपिक धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। कल हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता को बड़ी गहराई से सीखेंगे, वहां से भी प्रश्न बनेंगे। एसएससी जीडी में एक दो क्वेश्चन यहां से जरूर बनने वाले हैं। अब आप लग जाइए, हम और आप दोनों लोग एसएससी जीडी पर काम करने वाले हैं मेरे बच्चों। चलो, सभ्यता में प्रचलित थी और शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथा थी। वाह भाई वाह, बात समझना। अग्नि पूजा की प्रथा तो प्रमाण प्राप्त हुई है, लेकिन आपको बताएं पर्दा प्रथा और वैश्यवृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। कौन सी प्रथा, पर्दा प्रथा। उस समय के लोगों के पास उस समय के लोग पर्दा प्रथा और वैश्यवृत्ति, कौन सी वृत्ति, वैश्यवृत्ति। आप सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वैश्यवृत्ति से परिचित होंगे और आप जानते भी होंगे कि वैश्यवृत्ति क्या है। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी न किसी रूप में वैश्यवृत्ति और पर्दा प्रथा के रूप में सैंधववासी के बारे ये साक्ष्य प्राप्त हुए, ये बातें प्रचलन में थी और उस समय ये सारी चीजें प्रचलन में होंगी, पर्दा प्रथा और वैश्यवृत्ति। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथा थी। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमने जाना कि उस समय के लोग शवों को या तो जला देते थे या गाड़ देते थे। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। लोथल एवं कालीबंगन से, किससे मेरे बच्चों, लोथल से एवं कालीबंगन से युग्म समाधियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सोचिए मेरे बच्चों, युग्म माने होता है जोड़ा, अंग्रेजी में पेयर कहते हैं। युग्म समाधि का अर्थ होगा या तो पुरुष पुरुष या पुरुष महिला। मेरी बात समझ आई नहीं, या तो पुरुष पुरुष या पुरुष महिला। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, आपको बताएं कि क्या पता उस समय सती प्रथा का भी प्रमाण मिलता हो, उस समय सती प्रथा के भी बारे में बात कही गई हो। अब आप कहोगे सर सती प्रथा कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा इतना प्रमाणित नहीं है। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि मानव के जो सब प्राप्त हुए हैं वो सब युग्म में प्राप्त हुए हैं। या मैं कहूं कि पति पत्नी, या मैं कहूं कि या कहूं दो व्यक्ति, पुरुष पुरुष या स्त्री पुरुष, इस प्रकार से जोड़े में, युग्म में, या मैं कुछ और चीजों से जोड़ूं तो कहीं ना कहीं किसी और बात से जोड़ सकते हैं आप। तो दूसरी किताबों में कई वर्णन दिए हैं, इतना ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कालीबंगन से युग्म समाधियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यहीं से आप क्वेश्चन बना देंगे मेरे बच्चों। आगे चलते सैंधव सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। सैंधव सभ्यता का विनाश मेरे बच्चों
सैंधव सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण बाढ़ रहा होगा। क्या रहा होगा? बाढ़। टॉपिक खत्म हो रहा है मेरे बच्चों, टॉपिक खत्म हो रहा है। क्वेश्चन को तार तार उड़ा डालेंगे, ठीक है भाई? हाँ, ध्यान रखना है, प्रश्न जिस एग्जाम में बने खत्म करना है। सैंधव सभ्यता के विनाश के लिए और इसका प्रमुख कारण, सैंधव सभ्यता का प्रमुख विनाश का प्रमुख कारण। अब आपको सर ये सभ्यता गायब कैसे होगी, कहां चलेगी, खत्म कैसे हुई? तो आप बताओगे सर प्रमुख जो इसके पतन का जो कारण है कहीं ना कहीं बाढ़ रही होगी। लेकिन मैं इसको कम मानता हूं, किताबों से हट के अगर बात करूं तो इस सभ्यता को मैं कम से कम मानता हूं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस सभ्यता का जो विकास है या ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता कहीं ना कहीं कृषि पर निर्भर हो गई थी, शिकार पर निर्भर हो गई थी। तो बाढ़ अगर आती है, बाढ़ की व्यवस्था ऐसी हुई होगी, बाढ़ आ गई होगी, तो व्यक्तियों ने स्थान परिवर्तन कर दिया होगा। जब स्थान परिवर्तन, स्थानांतरण कर दिया होगा तो वहां पर्यावरण का भी अभाव रहा होगा। जिस पर्यावरण में रहे होंगे वो लोग, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, आप समझिए मेरी बात को, जिस पर्यावरण में रहे होंगे वहां का पर्यावरण बदल गया होगा। अब जब पर्यावरण बदल गया तो उनके खाद्यान्नों की, उनके जो व्यवस्थाएं जो चल रही उसमें रुकावट आ गई होगी, अवरोध उत्पन्न हो गया होगा। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं बाढ़ भी इसकी विनाश का कारण रही होगी। लेकिन अभी हम एक फैक्ट और आपको बताने वाले हैं, समझना जरा। अगर हम ये कहें कि कहीं ना कहीं व्यापार संबंधी व्यवस्था गड़बड़ हुई हो तो बिल्कुल सही बात, व्यापार इस समय होता तो था ही, आपको बताइए, वस्तु विनिमय होता होगा। अब जब बाढ़ आई तो वस्तु विनिमय की जो व्यवस्था हुई होगी, कहीं ना कहीं जब बाढ़ आई, जुकाम हो गया है, जब बाढ़ आई तो लोगों ने अपनी व्यवस्था को बदल दिया। बाढ़ आई होगी तो ये नदी के किनारे व्यवस्था, ये नदियों के किनारे आपको बताया कि सभ्यताएं बसी हुई थी। जब नदियों के किनारे सभ्यताएं बसी होंगी तो बाढ़ आना तो लाजमी है। जब बारिश हुई होगी, मौसम बदला होगा तो नदियों में बाढ़ आई होगी। जब बाढ़ आ गई होगी तो ये सैंधववासी लोग वहां से अपना स्थान परिवर्तन कर गए होंगे, और जब स्थान परिवर्तन कर गए होंगे तो वस्तु विनिमय में भी अवरोध हो गया होगा, और जब वस्तु विनिमय में भी अवरोध हो गया होगा तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनके जीवन को चलाने में असमर्थता हुई होगी। और जब जीवन चलाने में असमर्थता हुई होगी तो धीरे धीरे ये भटक गए और कहीं ना कहीं ये सभ्यता समाप्त हो गई। तो इसका मुख्य कारण इसलिए बाढ़ को बोला गया है। चलो खैर आगे बढ़ते जरा। अब बात करेंगे आग में पकी हुई मिट्टी को। मेरे बच्चों ध्यान रखना, आग में पकी हुई मिट्टी को हम टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेराकोटा। इसी तरह क्वेश्चन बनता है। एक पॉइंट छूट गया था, आप समझ लें जरा, याद कर लेना, इसको लिख लेना, समझ भी लेना। हड़प्पा में शवों को, किसको बेटा? हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, और मोहनजोदड़ो में शवों को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोनों जगह दफना दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? जलाने के। मेरे बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना मेरे बच्चों, अलग अलग प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। समझ गए? तो कहीं से दफनाने के और कहीं से जलाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए मेरे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आज का ये टॉपिक फिनिश हुआ, ये सभ्यता खत्म हो गई और कल नई सभ्यता की तरफ बढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता। मेरे बच्चों इस चैनल को, इस मुझे छोटे से टीचर को भी भूल नहीं जाना है और लगातार आगे बढ़ाते रहना है। और चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और चीज़ों के साथ जुड़े रहें। अब बस वो 5 मिनट का सेशन और बचा है, आपको बताने वाले हैं इनसे प्रश्न कैसे बनेंगे। तो बारी बारी से शुरू करते। पहला क्वेश्चन आपसे कहे कि सैंधववासी मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे, है ना? आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सैंधववासी जो थे वो मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे, और जो भी ऑप्शन मिलेगा उनमें से कहीं ना कहीं ऑप्शन मिलेगा मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ या पासा खेलना। जो भी ऑप्शन मिले खटाक से आप टिक मार देंगे मेरे बच्चों, ठीक है भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखते जरा। आगे नया क्वेश्चन बनेगा, सिंधु सभ्यता के लोग, किसके लोग मेरे बच्चों? सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग से, मेरे बच्चों ध्यान रखना, किस रंग से चित्रकारी करके लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे? आप बताओगे काले रंग से। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से चित्रकारी करके किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? आप कहोगे सर लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे मेरे बच्चों। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले क्वेश्चन तरफ 2 3 3 4 हो गए। सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तलवार से परिचित नहीं थे।
इसी में क्वेश्चन बनेगा कि तलवार से परिचित नहीं रहने वाली सभ्यता कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, कालीबंगन कहां का प्रमुख स्थल था, आप कहोगे सर हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल था। इसके निचले सिरे में किस प्रकार के लोग निवास करते थे, आपसे कहें कि हड़प्पा कालीन स्थल जो था इसमें निचले शहर में किस प्रकार के लोग अपना रहा करते थे, किस प्रकार के लोग अपना जीवन यापन करते थे, आप बताओगे सामान्य वर्ग के लोग रहा करते थे या सामान्य लोग रहा करते थे मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन बनेगा, कालीबंगन का अर्थ क्या है, आपसे कालीबंगन मैंने यहां डिटेल में बताया, काली मतलब ब्लैक और बंगन मतलब बैंगन, तो काली मतलब ब्लैक, बंगन मतलब बैंगन मतलब काली चूड़ी, समझ गए। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कालीबंगन का अर्थ क्या है, आप बताओगे काली चूड़ियां। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेतों के जुताई के साक्ष्य, अब यहां दो क्वेश्चन बनेंगे, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, कालीबंगन से। अग्नि पूजा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, हड़प्पा पूर्व स्तर और उसके बोले कालीबंगन के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए। किसके प्रमाण, अग्नि पूजा के या फिर जुते हुए खेतों के। आगे बढ़ते हैं, पर्दा प्रथा, कौन सी प्रथा, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंदव सभ्यता संबंधित थी या नहीं, तो आप कहोगे यस थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथा क्या सिंधु सभ्यता से प्रचलित थी या सैंदववासी लोग ऐसा करते थे, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ऐसा ही करते थे। अगला क्वेश्चन बने आपसे, तो सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण किसे माना गया है, आप कहोगे सर सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण बाढ़ को माना गया है। किसको माना गया है, बाढ़ को। किस बुक के हिसाब से, लूसेंट की बुक के हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी और मोहनजोदड़ो में शवों को क्या किया जाता शवों के साथ, तो आप कहोगे सर शवों को जला डालते थे, समझ गए, जलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। मेरे बच्चों लास्ट टॉपिक था, खत्म हो गया। वैदिक सभ्यता कल से प्रारंभ होगी और उम्मीद है आप चीजों के साथ जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे, बने रहेंगे। आपके साथ आपके आचरण से जो भी माताएं, बहनें, बेटियां जो भी जुड़ी हैं भगवान की और आपकी चरित्र से हमेशा वो सुरक्षित रहे। आप अपना ऐसा स्वभाव बनाएं मेरे बच्चों, ठीक है। अपनी बाड़ी को यहीं रोकते हैं, यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगले और नई वीडियो के साथ कल। धन्यवाद।